गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपकी सभी की सर्जरी की पहली क्लास है, तो हम एकदम शुरू से शुरू करेंगे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर कि जो शल्य तंत्र है उसका पेपर 1 है, उसके पार्ट ए से मैं सारे जो टॉपिक हैं वो 1 बाई 1 शुरू करूँगी। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट ए का सबसे पहला टॉपिक, जो आपका सब्जेक्ट खुद है शल्य तंत्र, उसका कुछ जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, शल्य क्या है, शल्य तंत्र की प्रधानता क्या है, हम आज इन सब की बात करने वाले हैं। तो चलिए आपकी क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शल्य की निरुक्ति। शल्य यानी कि जो शल्य वर्ड है जिससे पूरा पूरा शल्य तंत्र बना है, उसका मतलब क्या है, वो क्या कहाँ से जो है उसका डिराइव हुआ है। तो शल्य की निरुक्ति कैसे हुई है? शल श्वल आशुगमने धातु से शल्य शब्द बना है और इसका मतलब क्या होता है? अर्थात शीघ्र गति से फैलना। जो बॉडी के अंदर, जो शरीर या मन के अंदर तीव्र गति से फैलता है उसको हम क्या कहते हैं? शल्य कहते हैं। यह डेफिनेशन आपने सभी ने सुनी होगी। मन शरीर बाधा कराणी शल्यानि तदि वोपदिश्यत इत्यत्र शल्य शास्त्रम। ये लाइन भले ही याद मत कीजिएगा, आपको केवल इतनी ही लाइन याद करनी है। जो मन और शरीर को बाधा पहुंचाता है उसको हम क्या कहते हैं? शल्य कहते हैं। और जो इस शल्य को निकालने का उपाय है वो क्या है? यंत्र। वो क्या कहलाता है? यंत्र कहलाता है। या शल्य शास्त्र में हम क्या करते हैं? जो भी शल्य शरीर के अंदर फंसा हुआ है उसको निकालने का उपाय ढूंढते हैं। तो केवल अभी तो आपको इतना याद रखना है कि जो शल आशुगमन धातु उससे शल्य शब्द बना है, जिसका मतलब क्या है? शीघ्र गति से फैलना। और दूसरा जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, जो एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है और बहुत इजी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब है इसका कि शल्य हम किसको कहेंगे? जो मन और शरीर को बाधा पहुंचाए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि बाहर से कोई भी जो है, जैसे कोई कंकड़ पत्थर है वो जाके चोट लगी, किसी किसी को चोट लगी और वो स्किन में जाके अंदर फंस गया, तो वो क्या है? एक वो तो शारीरिक शल्य है। लेकिन अगर किसी पर्सन से ऐसी कोई बात कह दी जाए जिसकी वजह से वो शोक में चला जाए, ठीक है, डिप्रेशन में चला जाए, स्ट्रेस में रहे, वो शल्य कौन सा कहला जाएगा? मानसिक शल्य। तो जो भी ऐसी बात जो मन को अच्छी नहीं लग रही है वो भी क्या होते हैं? उस मन के लिए मानसिक शल्य का काम करते हैं, जिसकी वजह से वो है ना तो सो पा रहा है ना कुछ और कर पा रहा है, तो वो भी क्या कहलाएगा? वो भी एक तरीके का क्या है? शल्य ही है। क्लियर बात? तो ये जो 2 इम्पोर्टेंट बातें हैं ये आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद एक बड़ी डेफिनेशन आती है शल्य की। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है 2 मार्क्स के अंदर। इजी है, आपको याद हो जाएगी, एक बार में नहीं होगी, 2-4 बार पढ़ोगे तो हो जाएगी, लेकिन याद करनी है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है इस डेफिनेशन को लेके। तो शल्य की और दूसरी डेफिनेशन क्या है? वो है तत्र शल्यम नाम विविध तृण काष्ठ। ऐसे ही याद करोगे तो आपको हो जाएगी, लेकिन 2 से 4 बार आप जब पढ़ोगे ना तो आपको इजी लगने लगेगी। एक बार में तो हो सकता है आपको पढ़ने में भी ना आए, लेकिन हो जाएगी। ठीक है, तो तत्र शल्यम नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पांशु लोह लोष्टास्थि बाल नख मूत्र बाल नख पूय श्राव दुष्ट व्रणांत गर्भ शल्य उद्रहणात यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि प्राणधान व्रण विनिश्चयार्थ च। अब हिंदी में बात करते हैं इसकी। ये तो रही डेफिनेशन जो आप सभी को याद करना कंपलसरी है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम एक एक करके हिंदी में देखते हैं कि शल्य हम किसको कहेंगे। शल्य जो हम विविध प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से? पाषाण पत्थर को आप शल्य कह सकते हो। पांशु जो रेत होती है लकड़ी की या फिर पत्थर की जो रेत होती है उसको, धूली को आप जो है शल्य कह सकते हो, वो भी शरीर में जाके कहीं रह सकता है। लोह को शल्य कह सकते हो, जैसे कोई नुकीली चीज आके फंस गई, पेन की निप ही फंस गई, तो वो भी एक तरीके से क्या है? शल्य है।
फिर है लोस्टास्थि। लोस्टास्थि कहते हैं हम मिट्टी के ढेले को, जो गीली मिट्टी का ढेला हो उसको भी हम क्या कहेंगे, शल्य कहेंगे। बाल, नख, पूय, श्राव, ये अगर बॉडी में जाके कहीं भी फंस रहे हैं, जैसे आपने कभी महसूस किया हो कि खाना खाते खाते अगर बाल चला जाता है तो गले पे जाके स्टक हो जाता है, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरीके का शल्य है। नख भी क्या है, शल्य है। नख भी जैसे खाने में मिला के कोई दे देता है और शरीर में, क्योंकि उसका डाइजेशन नहीं होगा, शरीर में ये चीजें पड़ी ही रहती हैं, और शरीर के अंदर खुद बनने वाले जो पस है वो भी क्या है, शल्य है, क्योंकि वो दूसरे टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देता है। फिर दुष्ट व्रण, ये भी शल्य ही है। और शल्य गर्भ शल्य उदरणात्, यानी कि जो मान लीजिए मृत गर्भ है, अंतः गर्भ बोला गया है, अंतः गर्भ यानी कि जो मृत गर्भ है, जिसका जो है यूट्रस के अंदर ही अगर उसकी फीटस की डेथ हो जाती है, और फिर डेथ होने के बाद जैसे मूढ़ गर्भ बोलो आप या उसको मृत गर्भ बोलो, तो वो भी किसका काम करेगा, शल्य का काम करेगा, क्योंकि एक बार अगर गर्भ की मृत्यु हो गई तो हो सकता है उस जो लेडी है उसकी भी, जो गर्भिणी है या प्रसूता है, उसकी भी क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, तो वो भी किसका काम करेगा, शल्य का ही काम करेगा। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं वो क्या है, शल्य है। और इनके शमन के लिए हम किस किस चीज का प्रयोग करते हैं शल्य शास्त्र में, यंत्र का, शस्त्र का, क्षार का और अग्नि का। इन चार चीजों की हेल्प से हम इन शल्य को बाहर निकालते हैं। तो यंत्र, शस्त्र, क्षार, अग्नि आदि व्याधि के शमन के लिए तथा व्रणों का ज्ञान जिस शास्त्र में किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, शल्य तंत्र कहते हैं। तो ये डेफिनेशन किसकी होगी आपकी, शल्य तंत्र की, याद रखनी है, बहुत बार पूछी गई है शल्य तंत्र की डेफिनेशन बताइए। तो शल्य तंत्र की डेफिनेशन में पहले तो आपको शल्य के बारे में बताना है कि शल्य क्या क्या होता है, तो वही चीजें आ जाएंगी, तृण, काष्ठ, पाषाण, ये सारी चीजें शल्य हो गई। इन शल्य को बाहर निकालने का या इनको शमन करने के लिए आप जिन उपायों की हेल्प लेते हो और जिस शास्त्र के थ्रू आप हेल्प लेते हो उस शास्त्र को हम कहते हैं शल्य शास्त्र या शल्य तंत्र। क्लियर बात। फिर उसके बाद और भी इम्पोर्टेंट बात है वो है शल्य तंत्र की प्रधानता। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है 2 मार्क्स के अंदर, पता होना चाहिए आपको कि शल्य तंत्र को प्रधान या शल्य तंत्र को महत्व क्यों दिया गया है, बाकी जो चिकित्सा पद्धति है उनसे ज़्यादा प्रधान है शल्य तंत्र। क्यों, क्योंकि जो भी शल्य तंत्र में आप सर्जरी कर रहे हो, एक तो वो शीघ्र क्रिया करता है ना, तो आशु क्रिया कारणात्, ऐसे ही टर्मिनोलॉजी याद रखनी है आपको इसकी, आशु क्रिया करणात्, क्योंकि ये शीघ्र क्रिया करता है। अब जैसे आपके पास कोई पेशेंट आया और आप सर्जन हैं, आपके पास कोई पेशेंट आया और उसके अंदर स्टोन है, ठीक है, और वो स्टोन उसको पिछले 1 डेढ़ महीने से डेली पेन दे रहा है, लेकिन अगर आपने सर्जरी करके उस स्टोन को बाहर निकाल दिया तो बताइए अब पेन होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही सर्जरी के थ्रू आपने स्टोन को बाहर निकाला, तो जब स्टोन ही बाहर आ गया, कारण ही बाहर आ गया, तो अब पेन होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जैसे ही सर्जरी की, रोग तुरंत ही क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये शीघ्र क्रिया करता है, आशु क्रिया करता है। फिर उसके बाद आता है यंत्र, शस्त्र, क्षार, अग्नि, प्राणिधानात्, यानी कि जो शल्य शास्त्र है या जो शल्य तंत्र है उसके अंदर हम विशेष रूप से यंत्र का, शस्त्र का, क्षार का, अग्नि का, इन तरीकों से प्रयोग करते हैं, चिकित्सा में इनका प्रयोग करते हैं और इनसे क्या है, इजीली रोग को ठीक किया जा सकता है। फिर आता है सर्व तंत्र सामान्यात्, सभी तंत्रों के समान चिकित्सा इसमें होने से, जैसे केसी में शमन औषध बताइए ना, वैसी ही सर्जरी में भी शमन औषध का हम प्रयोग करेंगे। जैसे पंचकर्मा में पंचकर्मा बताया है, तो सर्जरी में भी या शल्य तंत्र में भी जिन रोगों के लिए पंचकर्मा आवश्यक है वहाँ भी करेंगे। तो जो सभी तंत्रों में इसी के समान चिकित्सा बताई गई है, प्लस इसमें तो अलग से हम सर्जरी भी करते हैं, तो रोग क्या है, जल्दी ही ठीक हो जाता है। तो इसकी महत्वता में मेन तो आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं, आशु क्रिया करना, यंत्र, शस्त्र, क्षार, अग्नि, प्राणधानात् और सर्व तंत्र सामान्य, सभी तंत्रों में समान चिकित्सा होने से, शीघ्र आशु क्रिया करने से,
यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि का प्रयोग करने से शल्य तंत्र जो है सभी चिकित्साओं में क्या है, प्रधान है। और क्या होगा इससे, जो भी रोग है उसका शीघ्र निवारण हो जाएगा। कि कोई भी रोग है अगर आपने उसमें अग्निकर्म करा दिया तो बताइए रोग दोबारा होगा क्या, नहीं होगा, और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। तो रोग का शीघ्र निवारण होता है। अग्निकर्म कराने से उन रोगों का वापस से पुनरुद्भवन नहीं होगा, वापस से रोग रिपीट नहीं होंगे। जैसे एक बार आपने अग्निकर्म करा दिया तो दोबारा जो है वो रोग नहीं होगा। और ये जो शल्य तंत्र है वो कैसा है, शाश्वत है, यानी कि ऐश्वर्यवान है, पुण्य देने वाला है, स्वर्ग और यशस्व आयुष्य देने वाला है, स्वर्ग का सुख देने वाला है, इस लोक का सुख देने वाला है। तो वो सारी तो रामायण आप इजीली लिख सकते हो, लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो ठीक, लेकिन ये शुरू के 4-5 पॉइंट आपको अच्छे से याद होने ही चाहिए। फिर उसके बाद आती है, हम थोड़ा सा ब्रीफ में इसकी उत्पत्ति की बात कर लेते हैं कि शल्य तंत्र की जो उत्पत्ति है वो किस तरीके से हुई थी। तो सारी चीज़ें शुरू कहाँ से हुई थी, ब्रह्मा ने सबसे पहले सभी को आयुर्वेद का ज्ञान दिया था। ठीक है, तो ब्रह्मा से ज्ञान किसने लिया, दक्ष प्रजापति ने। सबको पता है ये चीज, बस एक चीज बदलेगी, दक्ष प्रजापति से ज्ञान किसने लिया, अश्विनी कुमारों ने। फिर अश्विनी कुमारों के पास कौन गया, इंद्र गया। अब यहाँ बात पलट जाती है कि अगर, सुनना ध्यान से, अगर इंद्र के पास भरद्वाज आता है, कौन आता है, भरद्वाज, तो कौन सी संहिता बनेगी, चरक संहिता। अगर इंद्र के पास धन्वंतरी जाता है तो कौन सी संहिता बनेगी, सुश्रुत संहिता। ठीक है, और अगर इंद्र के पास आत्रेय आदि पुत्र जाते हैं, या आत्रेय पुत्र बोल लो, तो कौन सी संहिता बनेगी, भागवत संहिता। यानी कि क्या बोला है आचार्य चरक ने, आचार्य चरक ने बोला कि ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति को आया, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार को, अश्विनी कुमार से इंद्र को आया। अगर इंद्र के पास आपने भरद्वाज को भेजा तो चरक बन गया, यानी कि चरक के अकॉर्डिंग है ये उत्पत्ति आयुर्वेद की। अगर इंद्र के पास धन्वंतरी जाता है तो सुश्रुत ने बोल दिया कि आयुर्वेद ऐसे उत्पन्न हुआ था। अगर इंद्र के पास आत्रेय आदि पुत्र जाते हैं तो भागवत ने बताया था कि इस तरीके से जो है आयुर्वेद की उत्पत्ति होती है। तो हम शल्य तंत्र पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम प्रिफर किसको करेंगे, सुश्रुत को। तो हमें सुश्रुत के अकॉर्डिंग आयुर्वेद की उत्पत्ति बतानी है या शल्य तंत्र की उत्पत्ति बतानी है। तो इंद्र के पास हमें किसको भेजना पड़ेगा, धन्वंतरी को। फिर धन्वंतरी इंद्र से सारा ज्ञान लेके आए। फिर धन्वंतरी से सारा ज्ञान किसने लिया था, सुश्रुत आदि जो भी आचार्य थे उन्होंने। और इस तरीके से शल्य तंत्र या सुश्रुत संहिता का क्या हुआ, उत्पत्ति हुई। क्लियर है बात। तो इस पॉइंट पर आके गाड़ी रुक जाती है, यहाँ से तीनों संहिताओं की बात पलट जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अभी कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जो AE/PGT का एग्ज़ाम होता है वहाँ ये क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं। क्लियर बात। फिर उसके बाद इसकी इतिहास या परिचय की बात करते हैं। तो रटनी नहीं है, ये चीज़ें कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन सिलेबस का पॉइंट है इसीलिए कवर किया गया है। तो केवल पढ़ के छोड़ देना है एक बारी। क्या है इसका इतिहास, कि जो संहिता हमें सुश्रुत संहिता आज हम पढ़ते हैं वो संहिता जो मेन ओरिजिनल सुश्रुत संहिता थी उससे अलग है, पहली बात। तो दूसरी बात, किसी भी शस्त्र कर्म में संज्ञानाशक द्रव्यों की आवश्यकता होती है। सभी को पता है कि जब तक आपके पास एनेस्थीसिया नहीं होगा आप सर्जरी नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या है, बहुत जब एकदम शुरुआत हुई थी शल्य शास्त्र की तब हमारे पास संज्ञानाशक द्रव्य नहीं थे, उनका अभाव था। इसीलिए शस्त्र कर्म की बहुत ज़्यादा प्रगति या बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस इसकी नहीं हुई थी, क्योंकि हमारे पास संज्ञानाशक द्रव्य नहीं थे। और कोई भी शस्त्र कर्म कर रहे हो या कोई भी जो है सर्जरी कर रहे हो तो उसमें क्या है, हमें एनेस्थीसिया के बिना नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत पेनफुल होता है। ठीक है, तो हमारे पास एनेस्थेटिक ड्रग होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए इतिहास में शल्य तंत्र को ज़्यादा प्रगति क्यों नहीं मिली, शल्य शास्त्र को ज़्यादा प्रगति क्यों नहीं मिली, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं थे, संज्ञानाशक द्रव्य नहीं थे। फिर शल्य तंत्र के मूल ग्रंथ, जो 4 इसके मूल ग्रंथ बताए हैं, 4 आचार्य बताए थे, जैसे
धन्वंतरी के 7 शिष्य आप पढ़ोगे, सुश्रुत संहिता का पहला अध्याय है, वहीं आ जाता है वेदोत्पत्ति अध्याय के अंदर। वहीं इसके 7 जो है शिष्य बताए हैं, लेकिन आगे जाके दूसरे तीसरे चैप्टर में इसके जो है मूल ग्रंथ के बारे में भी आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि सर्जरी के मेन जो मूल ग्रंथ हैं, या जो मूल बोलोगे वो आप 4 आचार्यों को बोलते हो, वो कौन कौन से हैं? औपधैनव, सारे औ के नाम वाले आएंगे। औपधैनव, औरभ्र, सुश्रुत और पौष्कलावत, ये चारों आचार्य जो हैं वो शल्य शास्त्र के क्या हैं? मूल ग्रंथ बोल लो, या केवल मूल भी आप इनको कह सकते हो। देखो, पहली बात बताऊं कि ऐसा कोई पर्टिकुलर इसका इतिहास नहीं है, और अगर आप लिखने भी बैठ जाओगे तो 10 पेज भी भर सकते हो, तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता। बस कुछ कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, और अगर एग्जाम में आ गया है तो आपको पॉइंट्स भी यही लिख के आना है। क्लियर बात? फिर हम बात करें कि जो शल्य शास्त्र है, इसका सबसे पुराना उपदेष्टा कौन है, यानी कि किसने शुरुआत की थी इसकी? क्योंकि इंद्र के पास धन्वंतरी गया तो शुरुआत भी धन्वंतरी से हुई, तो आद्य उपदेष्टा कौन है इसका? भगवान धन्वंतरी है। फिर संहिता का निर्माण किसने किया? वृद्ध सुश्रुत ने किया। फिर इसमें थोड़ा बहुत एडिशन किया होगा, थोड़ा बहुत इसके अंदर कुछ चेंजेस किए होंगे, जिसको हम संस्कर्ता या प्रति संस्कर्ता कहते हैं। तो पहला प्रति संस्कर्ता कौन बना? आचार्य सुश्रुत बने। फिर द्वितीय प्रति संस्कर्ता कौन बना? नागार्जुन। 5वीं शताब्दी में आया था ये। 5वीं शताब्दी में सुश्रुत संहिता का दूसरा प्रति संस्कर्ता कौन बता, जिसने इसकी पाठ शुद्धि, जिसके अंदर इसने चेंज किए थे, वो कौन था? नागार्जुन। फिर बात आती है इसकी पाठ शुद्धि की, कि जो भी गलतियां थी उसको किसने ठीक किया था? आचार्य चंद्रक ने। तो याद रह जाए तो ठीक है, लेकिन अभी सर्जरी में कोई नहीं पूछेगा, बाद में क्वेश्चन आएंगे जब आप पीजी का एग्जाम दोगे, तब ये क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अभी आपसे कोई नहीं पूछेगा, तो एक बार पढ़ के ही इसको छोड़ देना। फिर हम बात करें कि सुश्रुत संहिता पे कौन कौन सी टीकाएं लिखी गई हैं, तो चक्रपाणि दत्त ने, आचार्य चक्रपाणि ने भानुमति टीका लिखी है, जो केवल और केवल सुश्रुत के सूत्र स्थान पर है। आचार्य गयदास ने न्याय चंद्रिका टीका लिखी है, जो केवल और केवल निदान स्थान पर है। तो ये स्पेसिफिकली 2 टीकाएं आपको याद रखनी है, एक तो भानुमति टीका, एक न्याय चंद्रिका। भानुमति है वो केवल सूत्र स्थान पर है, चक्रपाणि ने लिखी है। न्याय चंद्रिका जो है वो गयदास ने निदान स्थान पर लिखी है। क्लियर बात? फिर उसके बाद शस्त्र कर्म के अंदर, सर्जरी के अंदर या शल्य शास्त्र के अंदर पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म का वर्गीकरण कर करके हम अलग अलग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है, ये बात आपको याद रखनी है और आपको पता भी होगी कि जो सुश्रुत संहिता है उसके अंदर कितने स्थान है? 5 स्थान। सूत्र स्थान है, चिकित्सा स्थान है, निदान स्थान है, कल्प स्थान है, इस तरह और भी स्थान है। उत्तर तंत्र हो वो तो अलग से है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर 5 स्थान है, जिसके अंदर टोटल कितने अध्याय हैं? 120 अध्याय हैं। तो आपसे कभी पूछा जाए कि सुश्रुत संहिता में कितने अध्याय हैं, तो 120 ही बताने हैं। 120 प्लस 66 तो नहीं बताने हैं, मतलब ये ऐड करके नहीं बताना है, क्योंकि उत्तर तंत्र की बात हम अलग से करते हैं, संहिता के अंदर उसकी बात नहीं आती है। लेकिन अगर आपसे टोटल करके पूछा जाए, तब आप 120 प्लस 66 ऑफ उत्तर तंत्र के जो अध्याय हैं उनको यहाँ पे आप बता सकते हो। आचार्य जो सुश्रुत हैं, उन्होंने सुश्रुत संहिता के अंदर तंत्र भूषण अध्याय हैं, 4 अध्याय हैं, जो लास्ट के अध्याय हैं उनका वर्णन किया है। कौन कौन से हैं वो अध्याय? RSTD करके आपको याद रखना है स्ट्रिक्ट से, अभी कोई नहीं पूछेगा, देखिए ये सब बाद के क्वेश्चन है। तो RSTD में क्या आता है? R से रस भेदीय, S से स्वस्थ व्रत वाला अध्याय, T से तंत्र युक्ति और D से दोष वेदी। इस तरह करके 4 अध्याय बताए हैं, जिनको सुश्रुत संहिता का तंत्र भूषण अध्याय कहा जाता है। क्लियर बात? तो ये भी आपको याद रखना है, और ट्रिक है इसको याद रखने की RSTD। फिर आती है सुश्रुत संहिता की विशेषता। तो हम सुश्रुत को इतनी इम्पोर्टेंस या विशेषता क्यों देते हैं? क्योंकि सुश्रुत ने रक्त को महत्व दिया था, चौथी धातु बताया था, हर चीज में रक्त को इम्पोर्टेंस दी थी, और देनी भी चाहिए, क्योंकि जब भी सर्जरी करते हैं तो सबसे पहले, जब भी कोई आप कट लगाते हो या स्टिचिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले ब्लड बाहर आता है, ठीक है, इसीलिए इसको इम्पोर्टेंस दी गई।
रक्त का दोषों की तुलना में संबोधन किया गया, यानी कि चौथा जो दोष है वो रक्त को आचार्य सुश्रुत ने ही बताया। इन्होंने सबसे पहले हमें यंत्र शस्त्र से परिचय कराया, कौन से यंत्र होते हैं, कौन से शस्त्र होते हैं। अगर पहले युद्ध हुआ करते थे, उसमें किसी का नाक कट गया, उसमें किसी का कान कट जाता था, या जो है जो ओष्ठ है वो कट गए, तो उनके संधान की विधि भी हमें किसने सिखाई थी? आचार्य सुश्रुत ने ही सिखाई थी। पढ़ेंगे हम आगे, आपके सिलेबस में है। तो कर्ण नासा ओष्ठ के संधान की विधि भी आचार्य सुश्रुत ने बताई। अष्टविध शस्त्र कर्म, छेद्यम, वेद्यम, लेख्यम, एश्यम, आहार्यम, विश्राव्यम और सीवन, ऐसे करके 8 शस्त्र कर्म भी हमें किसने दिए? आचार्य सुश्रुत ने दिए थे। अस्थि भग्न के प्रकार भी इन्होंने बताए हैं। एक एक आप देखो, ये आपको रटने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप एक टाइम बाद पूरी सर्जरी पढ़ लोगे ना, तो अपने आप सुश्रुत पर विशेषता या पूरी टिप्पणी लिख सकते हो कि सुश्रुत ने हमें क्या क्या बताया है। तो क्षार चिकित्सा हमें सुश्रुत से मिली है। अग्नि चिकित्सा का वर्णन किया है। धूमोपथ, जैसे कि कहीं आग लग जाती है और कहीं व्यक्ति स्टक हो जाए, फंस जाए, तो धुआं इनहेल कर ले तो उसके क्या लक्षण होते हैं, वो भी हमें इन्होंने बताया है। अग्नि दग्ध के बारे में, शीत दग्ध के बारे में, ये भी सारा पढ़ेंगे। शव छेदन पद्धति, जो डायसेक्शन आज हम करते हैं, वो भी कहाँ से मिली हमें? सुश्रुत से ही मिला है। उदर पाटन, जलोदर के अंदर उदर पाटन कैसे करोगे, या जल को कैसे बाहर निकालोगे, संज्ञानाशक द्रव्य कौन कौन से हो सकते हैं, उन सब के बारे में। और योग्या, योग्या होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये भी आपका एक बड़ा अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो योग्या के बारे में, योग्या हम कहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज या प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इसके बारे में भी हमें किसने बताया है? आचार्य सुश्रुत ने बताया है। अष्टविध शस्त्र कर्म, औपसर्गिक व्याधियों का वर्णन, ये सारा हमें सुश्रुत संहिता के अंदर या सर्जरी के अंदर आपको पढ़ने को हर एक टॉपिक मिलेगा। अस्थि भग्न की चिकित्सा बताई है। बंध बताए हैं 14 प्रकार के, बंधन के लिए द्रव्यों का नाम बताया है। सीवन कर्म बताए हैं, सीवन द्रव्य बताए हैं, ठीक है। और अन्य शास्त्रों के ज्ञान का अध्ययन करने का इन्होंने उपदेश दिया है। तो ऐसे करके आचार्य सुश्रुत ने हमें और भी, देखो आप यहाँ पे बहुत चीजें ऐड कर पाओगे जब आप पूरी से, इसलिए ज्यादा नहीं लिखा गया है अभी। आप ये बचा कुचा पेज भी खुद से भर दोगे। कब? जब आप पूरा का पूरा आपका सिलेबस धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा ना, आप एक एक करके यहाँ पे पॉइंट ऐड कर दोगे, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आएगी। क्लियर है बात? तो इस तरीके से ये आचार्य सुश्रुत वाली जो चीजें हैं वो कंप्लीट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा होती हैं। अब हम बात करेंगे मॉडर्न के अकॉर्डिंग। तो मॉडर्न में भी आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, केवल एक बार पेज को पढ़ के छोड़ देना, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो मॉडर्न जो सर्जरी है उसकी क्या हिस्ट्री है? मॉडर्न सर्जरी इज ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रीस। सबसे पहले ये कहाँ से शुरुआत हुई थी? इसकी ग्रीस से हुई थी। ज़्यादातर सारी चीज़ों की शुरुआत ही वहीं से होती है। और सबसे पहले कैंसर के मैनेजमेंट के लिए कौन सी थेरेपी कराना शुरू किया गया था? रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। ये दोनों जो है कैंसर के मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले किडनी का ट्रांसप्लांट कौन सी सेंचुरी में हुआ था? 20th सेंचुरी में हुआ था। सक्सेसफुली किडनी ट्रांसप्लांट कर दी गई थी 20वीं शताब्दी में, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ एनेस्थीसिया मेड द मेजर सर्जरी इजीली, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला जब तक आपके पास एनेस्थेटिक ड्रग नहीं होंगी आप कोई भी सर्जरी उसको इजीली परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि सर्जरी जो प्रोसेस है वो खुद क्या है? पेनफुल प्रोसेस है। इसीलिए आपके पास एनेस्थीसिया होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले एनेस्थीसिया आ गया था, उसके बाद हम जितनी बड़ी से बड़ी ब्रेन सर्जरी कर रहे हो या कोई भी सर्जरी कर रहे हो वो करना बहुत इजी हो गया था। सबसे पहले स्किन ग्राफ्टिंग जो है वो बेंगर के द्वारा की गई। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, आपको पॉइंट्स याद रहे तो ठीक है, वरना कोई ऐसे लोड वाली बात नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। बार बार रिपीट कर रही हूँ, नहीं आएंगे, इसलिए पैनिक ना करें। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज, इसके अंदर क्या बताया गया है कि कोई भी जो डिजीज होती है उसका मैनिफेस्टेशन कैसे होता है? पूरा एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस होता है, यानी कि पूरा एक संप्राप्ति चक्र कह सकते हो आप। पूरा एक उसका साइकिल होता है डिजीज के डेवलप होने का, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एनाटॉमिकल चेंजेस तो होते ही होते हैं, साथ साथ फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी उसके अंदर हो सकते हैं। तो जब भी डिजीज हो रही है शरीर के अंदर, तो उसके अंदर एनाटॉमिकल अल्टरेशन आपको बॉडी में देखने को मिलेंगे और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के अंदर भी क्या मिलेगा? चेंजेस देखने को
मिलेगा। डिजीज कैन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू फंडामेंटल फैक्टर्स। किन कारणों से मेनली डिजीज हो सकती है? एक तो मेन टिश्यू से ओरिजिनेट हो रही है, जैसे मान लीजिए किसी जीन में म्यूटेशन हो गया तो कैंसर होना शुरू हो गया, या कोई ट्यूमर बन रहा है, या कोई फाइब्रोइड बन रहा है तो वो टिश्यू से ओरिजिनेट हो गया। या फिर डिजीज कैसे हो सकती है, कोई भी उसका एक स्पेसिफिक कॉज या इटियोलॉजी कह सकते हो, आप निदान कह सकते हो, उन कारण से भी डिजीज का मैनिफेस्टेशन हो सकता है। Disease may be broadly classified into following 5 groups। इन 5 ग्रुप में हम डिजीज को क्लासीफाई करते हैं। पहली आती है कॉन्जेनाइटल डिजीज, दूसरी ट्रोमेटिक, तीसरी इन्फ्लामेटरी, चौथी है नियोप्लास्टिक और फिर आते हैं मिससेलेनियस। तो जो कॉन्जेनाइटल डिजीज होती है इनमें जो एनोमलीज आपको देखने को मिलती है, डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, वो एट द बर्थ प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे क्लेफ्ट पैलेट है या क्लेफ्ट लिप है, ठीक है, तो इनमें एनोमली बर्थ से ही आप पहचानने लग जाते हो। स्पाइना बाइफिडा, ये भी क्या है, बर्थ के टाइम पे ये डिजीज प्रेजेंट होती है। अगर मदर जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर फॉलिक एसिड का प्रॉपर सेवन नहीं करती है तो बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर हो जाते हैं, जिसमें एक कॉमन डिसऑर्डर है स्पाइनल बाइफिडा, ठीक है। इनपरफोरेट एनस देखने को मिल सकता है और पॉलीडेक्टाइली देखने को, यानी कि जिन बच्चों के 5 से ज़्यादा उंगलियां फिंगर्स प्रेजेंट होती हैं, 6 होती हैं, 7 होती हैं, तो ये सारी की सारी डिफॉर्मिटी जो बर्थ के टाइम पर प्रेजेंट है उनको आपने क्लासीफाई किया कॉन्जेनाइटल के अंदर। क्लियर बात? फिर उसके बाद आता है ट्रॉमेटिक डिजीज। ट्रॉमेटिक यानी कि कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई इंजरी हुई, ट्रॉमा के कारण, है ना, अगर होने वाली डिजीज है। जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल डिलीवरी चल रही है, नॉर्मल डिलीवरी में क्या होगा, वेजाइनल कैनाल के थ्रू बेबी को आप बाहर लेके आ रहे हो, अगर उस टाइम पे बच्चे को इंजरी हो जाए तो वो भी एक तरीके की ट्रॉमेटिक इंजरी है। और उसके अलावा हम मेन सर्जरी में जो ट्रॉमेटिक इंजरी की बात करते हैं वो जैसे कि कोई जल गया, चाहे वो एसिड से जला, आग से जला, कैसे भी, या उसका एक्सीडेंट हो गया, या ऑपरेशन के दौरान ऑपरेट करते टाइम उसको किसी तरीके का ट्रॉमा लगा, तो वो सारी इंजरी जो होती हैं या वो सारी जो डिजीज होती हैं उनको हम ट्रॉमेटिक डिजीज के अंडर क्लासीफाई करते हैं। फिर आती है इन्फ्लामेटरी डिजीज। इन्फ्लामेटरी डिजीज में जैसे कि बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है, जैसे कि मम्स हो गया या सिफिलिस हो गया। नियोप्लास्टिक डिजीज में जैसे कि जो ग्रंथि और अर्बुद हम कहते हैं, या तो बिनाइन जैसे फाइब्रोमा हो गया, और मेलिग्नेंट यानी कि जो ट्यूमर होता है मेन कैंसर का वो हो गया, उनको हम नियोप्लास्टिक के अंदर डिफाइन करते हैं। फिर आता है मिससेलेनियस। मिससेलेनियस यानी कि जिसमें आप किसी को भी डाल सकते हो, स्प्लीनोमेगेली हो गया, पेनक्रियाटाइटिस हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, तो ये सारी डिजीज को मिससेलेनियस के अंदर आप क्लासीफाई कर सकते हो। तो ये जो आपका पहला जो सिलेबस का पॉइंट है शल्य तंत्र के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस, उसका इंट्रोडक्शन और उसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एंड मॉडर्न कंप्लीट होता है। क्लियर बात?